हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से। देखिए, बेसिकली हम लोग पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट फास्टा सब कुछ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उस प्लेलिस्ट को देखिए। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को वीडियो के एंड में भी दे दूंगी, एज वेल एज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से। देखिए, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली एक नेचुरल एक्सटेंशन है आपके पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट का। पेयर वाइज अलाइनमेंट का क्या है? एक नेचुरल एक्सटेंशन है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप मल्टीपल रिलेटेड सीक्वेंसेस को, अब आप कहेंगे मल्टीपल रिलेटेड सीक्वेंसेस, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि रिलेटेड सीक्वेंसेस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डाटाबेस सिमिलरिटी सर्चिंग मेथड से। डाटाबेस सिमिलरिटी सर्चिंग मेथड से, जो कि बेसिकली आपके क्या होते हैं? ब्लास्ट एंड फास्टा। ठीक है, तो आप उनसे क्या करेंगे? आप अपने मल्टीपल रिलेटेड सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आप जो आपके मल्टीपल रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं उन्हें अलाइन करने करेंगे। ठीक है, उनको अलाइन करेंगे और इस तरीके से अलाइन करेंगे कि आपको ऑप्टिमल मैचेस जो है सीक्वेंसेस के अचीव हो। तो आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या करते हैं? आप अलाइन करते हैं आपके मल्टीपल रिलेटेड सीक्वेंसेस को टू अचीव ऑप्टिमल मैचेस ऑफ द सीक्वेंसेस। अब बात आती है हमें कि हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने की हमें ज़रूरत क्या है। देखिए, एक सबसे यूनिक एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, यूनिक एडवांटेज क्या है मल्टीपल सीक्वेंस का? सपोज कीजिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आपके जैसे कोई सीक्वेंसेस हैं, कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हैं, तो आप उससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मोटिव्स हैं या उन सीक्वेंसेस में कौन सा कंजर्व्ड पैटर्न वहां पर आइडेंटिफाई हो रहा है। आप ये चीजें वहां पर क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की हेल्प से। अगेन आई एम रिपीटिंग, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से जैसे आप पेयर वाइज अलाइनमेंट कर रहे हैं वहीं पर आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट आपको मोर बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे? जैसे अगर आपको कंजर्व्ड पैटर्न के बारे में पता करना हो, सपोज कीजिए ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, मैं एक बीच में अमीनो एसिड्स लिख देती हूँ, ए जी। ठीक है, अगर यही सेम सीक्वेंस, कुछ अमाइनो एसिड ये सीक्वेंसेस हैं मल्टीपल, ठीक है, और यही सेम आपको काफी सारे सीक्वेंसेस में देखने के लिए मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये रीजन क्या है? कंजर्व्ड रीजन है। ठीक है, ये रीजन क्या है? आपका कंजर्व्ड है, ये कंजर्व्ड सीक्वेंस है आप। ठीक है, तो आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की हेल्प से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की हेल्प से कंजर्व्ड सीक्वेंस पैटर्न, मोटिव्स, ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज वेल एज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की हेल्प से आप डी जनरेट प्राइमर्स भी डिजाइन कर सकते हैं। डी जनरेट प्राइमर्स, पीसीआरस के लिए जो डी जनरेट प्राइमर की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो भी आप क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर की फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे यूज होते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के। अब आगे अगर हम चलें तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिए। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इस तरीके से अरेंज करता है सीक्वेंसेस कि आपको मैक्सिमम, देखिए जैसे कि आपके ये सीक्वेंसेस हैं, कई सारे आपके क्या हैं? सीक्वेंसेस हैं, कई सारे सीक्वेंसेस हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंसेस को अरेंज किया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रेसिड्यूज हैं हर सीक्वेंसेस में वो मैच हो। ठीक है, वो क्या हो? मैच हो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्कोरिंग फंक्शन। एक स्कोरिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके रेसिड्यूज हैं वो मैच हों। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में
इस तरीके से सीक्वेंसेस को अरेंज करवाते हैं इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रेसिड्यूज हैं हर सीक्वेंस में वो मैच करें। जैसे कई सारे सीक्वेंसेस हैं ना आप पे, तो उसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस हों, जिससे कि हमें ऑप्टिमल मैच मिले, और ये किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्कोरिंग फंक्शन। अब हम इस स्कोरिंग फंक्शन को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये जो स्कोरिंग फंक्शन है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ पेयर्स पर। ये स्कोरिंग फंक्शन किस पे बेस्ड है, सम ऑफ पेयर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाया गया है, सीक्वेंस 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3 सीक्वेंसेज ही लिए गए हैं। तो ये क्या होगा, देखिए जैसे पर्टिकुलर कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरीके से काफी सारे कॉलम होंगे। तो हर कॉलम का एक कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जी और टी के बीच में कैलकुलेट किया जाएगा, टी और एस। अब आप कहेंगे किस बेसिस पे, तो आप याद कीजिए ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स, उस बेसिस पे ये कैलकुलेशन की जाती है। स्कोरिंग किस बेसिस पे की जाती है, ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स के बेसिस पर। लिख देती हूँ ब्लॉसम 62। अब ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स। ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स के बेसिस पे क्या है, कैलकुलेशन की जाती है। तो इस फर्स्ट कॉलम के लिए -2 आ गया, देन सेकंड कॉलम के लिए 1 आ गया, थर्ड कॉलम के लिए 6 आ गया। ठीक है, अब ना क्या कहा गया है, सम ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो इन पेयर्स का क्या किया जाएगा, सम किया जाएगा, और टोटल इनका सम करने के बाद कितना आ गया, 5। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि जो अलाइनमेंट है, जो अलाइनमेंट है वो 2 to the 5। alignment is 2 to the power 5। it means that 32 times क्या है, is likely to occur among homologous sequences then by random chance। it means that तो आपका ये अलाइनमेंट है, ये मोर लाइकली अकर कर रहा है अमॉन्ग होमोलोगस सीक्वेंस देन बाय रैंडम चांस। ये रैंडम नहीं है, 32 टाइम्स होमोलोगस सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। ये लाइन में लिख भी देती हूँ। इट मीन्स दैट alignment is 2 to the power 5। जितना भी हो, यहाँ 6 होता तो 2 to the power 6। इट मीन्स दैट 32 टाइम्स more likely to occur among homologous sequences आई होप सो आपको सम ऑफ पेयर का कंसेप्ट समझ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का पर्पस क्या है, का पर्पस है अचीव करना सबसे ज्यादा, मींस मैक्सिमम एसपी स्कोर। सम ऑफ पेयर को क्या बोलते हैं, एसपी शॉर्ट फॉर्म में। तो मैक्सिमम एसपी स्कोर को अचीव करना, अचीव मैक्सिमम एसपी। ठीक है, आई होप सो इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आपसे बात की जाए, अब देखिए तो आपके मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है वो बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, जैसे ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम एंड एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम इन फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं, जो आपके कोर्स में है। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टाइप, अलाइनमेंट टाइप, इटरेटिव अलाइनमेंट टाइप, एंड लास्ट वन ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट। ब्लॉक अलाइनमेंट।
क्या बोला, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ आपसे। तो आपके मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए दो अप्रोचेस हैं, एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम को आपने 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टाइप, इटरेटिव अलाइनमेंट टाइप, ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट टाइप। तो आज हम किसको देखेंगे, प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टाइप को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इटरेटिव एंड ब्लॉक बेस्ड को देखेंगे। तो चलिए मैं आपको बहुत ईजी वे में प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टाइप समझाऊँ, ठीक है। आपको समझना है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टाइप का देखिए, ये प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टाइप है तो ये आपके मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। मल्टीपल सीक्वेंसेस पहले क्या होगा, इनमें ये मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं आपके, इनमें पहले आप फर्स्ट क्या कंडक्ट करेंगे, पेयर वाइज अलाइनमेंट करेंगे। पहले क्या करेंगे, पेयर वाइज अलाइनमेंट करेंगे। पेयर वाइज अलाइनमेंट, इनमें क्या करेंगे, पहले आप पेयर वाइज अलाइनमेंट करेंगे हर पॉसिबल पेयर ऑफ सीक्वेंसेस के लिए, जैसे ए बी के लिए करेंगे, देन बी सी के लिए, ठीक है, देन सी डी के लिए, इस तरीके से हर पॉसिबल पेयर के लिए, देन डी ई के लिए, इस तरीके से आपको हर किसी के लिए क्या करना है, जैसे कि बी डी नेक्स्ट, तो हर किसी पॉसिबल पेयर के लिए आपको क्या करना है, पेयर वाइज अलाइनमेंट करना है, ठीक है। और किस बेसिस पे करना है, यूजिंग द निडलमैन वुंश एल्गोरिथम, यूजिंग द निडलमैन वुंश एल्गोरिथम, जो कि आपकी ग्लोबल अलाइनमेंट है, ठीक है। उस बेसिस पे आप क्या करेंगे, इनका पेयर वाइज अलाइनमेंट बनाएंगे। पेयर वाइज अलाइनमेंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इसको एक डिस्टेंस मैट्रिक्स में, अब आपको डिस्टेंस मैट्रिक अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगी, जब हम यूपीजीएमए वाला के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको डिस्टेंस मैट्रिक बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए। तो हम, आपकी पेयरिंग बन गई, ठीक है, तो कुछ स्कोर्स आएंगे, आप उन स्कोर्स को एक डिस्टेंस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या लिख रहा है, ऑल इंडिविजुअल पेयर वाइज अलाइनमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स। देखिए जैसे ए बी, ठीक है, इनके लिए एक स्कोर होगा, बी सी इनके लिए एक होगा, सी डी इनके लिए एक स्कोर। तो आप एक डिस्टेंस मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम एक डिस्टेंस मैट्रिक्स का, ठीक है। ये क्या हो गया, अब आपकी डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट कंस्ट्रक्ट हो गई। देन क्या करेंगे, देन देखिए इसमें देखिए कि सबसे कम किसका स्कोर है, यहाँ पे 9 है सबसे कम, ठीक है। तो 9 क्या है, किस किस के बीच में है, 9 सी एंड डी के बीच में 9 है, तो सी और डी को एक साथ रखेंगे। देन उससे ज़्यादा देखिए 11 है, 9 से ज़्यादा क्या है 11, तो ए और बी को क्या रखेंगे, एक साथ एक क्लस्टर में। तो ऐसे हो गया ए बी एक क्लस्टर में, इट मीन्स दैट ये दोनों सीक्वेंसेस हैं एक साथ, सी डी एक साथ, ठीक है। आप क्या करेंगे, गाइड ट्री को इस तरीके से आप एक गाइड ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई होप सो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। आपने एक पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट की, उसके बाद आप क्या क्रिएट करेंगे, एक गाइड ट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। गाइड ट्री जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा, ये क्रिएट क्या हो गया है, गाइड ट्री, ठीक है। गाइड ट्री क्रिएट होने के बाद आप क्या करेंगे, जो क्लोजली सीक्वेंसेस हैं जैसे सी और डी हैं, ठीक है, उनको डायनामिक प्रोग्राम की हेल्प से तो अलाइन करेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। सी डी हुए आपके, ए बी हुए, इनको क्या करेंगे आप, अलाइन करेंगे, ठीक है। अलाइन ध्यान से सुनिएगा, सी डी जैसे आपने अलाइन किया, ए बी आपने अलाइन किया, इनको अलाइन करने के बाद आप रिड्यूस्ड करेंगे इन्हें कंसेंसन सीक्वेंस में। देखिए कंसेंसन सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये मैं शॉर्ट वे में समझा रही हूँ, जी आर, ठीक है, ये है। अब देखिए कंसन, अब मैं 3 ही सीक्वेंस को लेके आपको बता रही हूँ कि कंसेंसन सीक्वेंस बेसिकली क्या होते हैं। देखिएगा, अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखें तो क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जी आ रहा है, ठीक है, तो जी आएगा। सेकंड में पी, थर्ड कॉलम में देखिए क्यू भी है, आर भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, आर की ना, तो आर। नंबर ऑफ टाइम्स कौन ज्यादा आ रहा है, आर, तो आर। देन ए, देन एस, देन टी। तो समझ आए, ये क्या हो गया आपका जो नया बन के आया, ये हो गया कंसेंसन सीक्वेंस। आप थर्ड कॉलम में देखें तो क्यू और आर में से किसका आना था, आर। फोर्थ कॉलम में देखिए आर और ए में से कौन आना था, आर, ए, क्योंकि ए ज्यादा आ रहा है देन आर। तो ये होता है आपका कंसेंसन सीक्वेंस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सी डी और ए बी को पहले आपने क्या किया, सी डी को आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से अलाइन कर लिया, ए बी को डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से अलाइन कर लिया। देन आप क्या करेंगे,
ABCD को क्या करेंगे, कंसेंसस सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और ई के साथ उसे अलाइन करेंगे। ई के साथ अलाइन करने के बाद आपका आ जाएगा एक कंप्लीट अलाइन होके आ जाएगा। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। बहुत ईजी है, सच इसमें कुछ टिपिकल नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके लिए को करने के लिए एक मोस्ट वेल नोन प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट प्रोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं क्लस्टर। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं क्लस्टर को लेके। मोस्ट वेल नोन प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट प्रोग्राम है ये क्लस्टर, ठीक है। आप नाम से जानते होंगे क्लस्टर डब्लू, कुछ लोग क्लस्टर डब्लू भी जानते हैं और कुछ लोग क्लस्टर एक्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है बेसिकली, ये एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है। क्लस्टर डब्लू और क्लस्टर एक्स क्या है, स्टैंड अलोन प्रोग्राम है। ये आपके लाइनेक्स पे भी वर्क करते हैं एज वेल एज लाइनेक्स पे भी वर्क करते हैं एज वेल एज मैक पे भी वर्क करते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है क्लस्टर डब्लू और एक्स में, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, डब्लू वर्जन जो है, जो आपका डब्लू वर्जन है वो आपका सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। जबकि आपके एक्स की बात की जाए तो आपका एक्स वर्जन है वो मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, मोर यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं क्लस्टल के, आपको इनको सुनना। देखिए, क्लस्टल जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ की, ये कौन मैट्रिक्स यूज करे अपने डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए, कौन सा सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स यूज करे, ये इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। आइदर ये, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्लस्टर जो है एक कोई पर्टिकुलर सिंगल सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स पे रिलाई नहीं करता, इट डिपेंड्स कि किस टाइप का सीक्वेंस है, ये उस टाइप के सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को यूज करता है। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं, क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस के लिए आपको पता है क्लस्टर किस यूज करना चाहिए, आपके ब्लॉसम 62 को यूज करना चाहिए या फिर पैम 120 को। तो या तो ये ब्लॉसम 62 को यूज करेगा और पैम 120 को यूज करेगा, ठीक है। वहीं पर अगर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की बात आए, तो अगर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं तो ये किसे यूज करेगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं तो ये किसे यूज करेगा आपके, या तो आपका ये ब्लॉसम 45 को यूज करेगा, ब्लॉसम 45 और पैम, ब्लॉसम 45 और पैम 250 को, डाइवर्जेंट सीक्वेंस की अगर बात, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को यूज करने के लिए, कोई एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स पे रिलाई नहीं करता है क्लस्टर आपका। एक और इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है इसके एडजस्टेबल गैप पेनल्टी, ठीक है। क्या है इसमें ये एडजस्टेबल गैप पेनल्टी, बेसिकली देखिए, अगर जैसे कि आपका इन हाँ देखिए, अगर कोई आपका हाइड्रोफोबिक, जैसे आपका कोई लूप रीजन है, ठीक है, कोई लूप है, कोई प्रोटीन है उसमें कोई एक लूप रीजन है, ठीक है, तो ये गैप जो है हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज में मोर पेनल्टीज प्रोवाइड करेगा। हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज के अगर पास कोई गैप है वहां पर मोर पेनल्टी प्रोवाइड करेगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोफिलिक और ग्लाइसिन रेसिड्यू के, क्योंकि वो क्या होते हैं, मोर कॉमन होते हैं। गैप पेनल्टी कहाँ दी जाएगी, जहाँ पर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज हैं, ठीक है, अगर कोई लूप रीजन की बात की जाए। तो बेसिकली आपका जो क्लस्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर और क्या है, एडजस्टेबल गैप पेनल्टी, ठीक है, वो अपनी एडजस्ट करता है गैप पेनल्टी। अच्छा, वहीं पर अब देखिए, ये तो बात हो गई आपके क्लस्टर की, लेकिन प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड के एक कुछ ड्रॉबैक्स हैं। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स ये यहाँ साइड में मैं ड्रॉबैक्स बताया है। ये प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट, देखिए, अगर हम सीक्वेंस कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट लेंथ के सीक्वेंसेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल अलाइनमेंट बेस्ड है। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट क्या है आपका? ग्लोबल अलाइनमेंट। मैंने अभी आपको क्या बताया था, डिटेलमैन वुंश एल्गोरिथम को क्या है, ग्लोबल अलाइनमेंट बेस्ड है। ठीक है, तो आप डिफरेंट लेंथ के सीक्वेंसेस को कंपेयर नहीं कर सकते, फर्स्ट। सेकंड क्या है, इसका एक मेजर जो लिमिटेशन है वो क्या है, इसका ग्रीडी नेचर है। ग्रीडी नेचर का मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए इनिशियल के कोई स्टेप में गैप इंट्रोड्यूस्ड हो गया, अगर इनिशियल स्टेप्स में, जब हम इनिशियल स्टेप में पेयर वाइज अलाइनमेंट और जब अलाइनमेंट करते हैं, तो अगर गैप इंट्रोड्यूस्ड हो गया एक बार, तो वो गैप हमेशा ही चलेगा। तो मतलब इसमें लाइन कही जाती है, वंस एन एरर ऑलवेज एन एरर, वंस एन एरर ऑलवेज। अगर एक बार गैप इंट्रोड्यूस्ड हो गया, तो वो गैप क्या है, रिमूव नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड हो जाता है। तो अगर कोई एरर इन स्टेप्स में आ गया, तो वो करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वंस एन एरर ऑलवेज एन एरर। तो ये क्या है, इनका बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, ड्रॉबैक है। ठीक है, और इसमें एक और क्या ड्रॉबैक होता है कि इसमें अफाइन गैप पेनल्टी, अब आपको अफाइन गैप पेनल्टी याद होगा, गैप पेनल्टी को पढ़ा चुकी हूँ। अफाइन गैप पेनल्टी, आपके लॉन्ग गैप्स ये सब अलाउड नहीं होते। ठीक है, अफाइन गैप पेनल्टी, लॉन्ग गैप्स, ये क्या है, इस प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में अलाउड नहीं है। मैंने क्या क्या आपको बताया इसके ड्रॉबैक, फर्स्ट ग्लोबल अलाइनमेंट बेस्ड है, इसमें आप डिफरेंट लेंथ के सीक्वेंसेस को। सेकंड, अगर इसमें कोई इनिशियल स्टेप में एरर है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां पे फिक्स हो जाता है, आप उसे सही नहीं कर सकते। वंस एन एरर ऑलवेज एन एरर। ठीक है, थर्ड क्या है, इसमें अफाइन गैप पेनल्टी, लॉन्ग गैप्स ये क्या है, अलाउड नहीं है। ठीक है, इनको ओवरकम करने के लिए कुछ, इनको ओवरकम करने के लिए कुछ क्या है, कुछ एल्गोरिथम्स जनरेट की गई। इनको ओवरकम करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स जनरेट की गई, जैसे कि आपकी होती है टी कॉफी, क्या है, आपकी एल्गोरिथम है ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने। टी कॉफी बेसिकली, इसका फुल फॉर्म मैं आपको लिख देती हूँ, ट्री बेस क्या आएगा, कंसिस्टेंसी, उससे आएगा बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर अलाइनमेंट। तो टी कॉफी जो कि आपके ग्लोबल एज वेल एज लोकल दोनों को कंसीडर करता है, जबकि आपका प्रोग्रेसिव क्या था, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल अलाइनमेंट बेस्ड था, जबकि टी कॉफी क्या है, ग्लोबल एज वेल एज लोकल अलाइनमेंट दोनों को कंसीडर करता है। ये डिफरेंट लेंथ के इसमें हो सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही कि ग्लोबल अलाइनमेंट प्रोग्राम यूज करता है, लोकल अलाइनमेंट के लिए एल अलाइन यूज करता है, तो वो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही। एक और प्रोग्राम होता है डीबी क्लस्टर, नेक्स्ट प्रोग्राम इज पोहा, पार्शियल ऑर्डर अलाइनमेंट, आप लिख लीजिएगा, पार्शियल ऑर्डर अलाइनमेंट। एक और होता है प्रालाइन, प्रालाइन क्या क्या बोले मैंने, टी कॉफी, डीबी क्लस्टर, पीओए पोआ, पार्शियल ऑर्डर अलाइनमेंट, एंड लास्ट वन इज प्रालाइन, PRALINE, प्रालाइन, जो कि एक वेब बेस्ड प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, आई होप गाइस आपको इतना समझ आया होगा। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंस अ गैप ऑलवेज अ गैप, once a gap always a gap in the alignment is observed in progressive multiple sequence alignment, Needleman Wunsch method, Smith and Waterman और heuristic method such as BLAST। तो क्या करेक्ट आंसर है, प्रोग्रेसिव मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। मैंने नेट से क्वेश्चन ही लिया है, कि किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वहां से मैंने लिया है, क्योंकि इसका जो प्रोग्रेसिव अलाइन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का क्या है, वंस अ गैप, वंस एन एरर ऑलवेज एन एरर, तो वंस अ गैप ऑलवेज अ गैप। ठीक है, द मेथड ऑफ स्कोरिंग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, उसके लिए क्या मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, सम ऑफ पेयर, एवरेज ऑफ पेयर स्कोर, शैनॉन एंट्रोपी।
क्या है, सम ऑफ पेयर्स। स्कोरिंग फंक्शन किस पे बेस्ड है आपके, सम ऑफ पेयर्स पर। और सम ऑफ पेयर किसको यूज करता है, ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स को करता है, याद रखिएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेल आईडी नहीं लिखी है, मेल आईडी है gyanvarshaquery@gmail.com। आप मुझे इस पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है ज्ञान वर्षा के नेम से, आप सर्च करेंगे ज्ञान वर्षा तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा हमारा, ठीक है। आप अगर आपको आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू।